लैग तो नहीं है ना? तुम लोग बताओ एक बार मुझे, कल जैसे लैग हो रहा था। नो सर, नहीं हो रहा लैग। ओके ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर रहे हैं जो हमने लास्ट वाली क्लास में यूज किया हुआ है। नहीं सर, हो रहा है लैग। आपने हो इतना रहा है सारा क्या? बना दिया, उसके अच्छा, बाद अच्छा। आ रहा है। बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, स्पीड का आई थिंक है ये, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम ही यूज कर रहा हूँ मैं, ये जूम का राइटिंग बोर्ड है। ठीक है, थोड़ी देर देखते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताना है ना। दिस इज एमीटर, बेस, कलेक्टर, टाइप हमारा है पी एंड पी, फॉरवर्ड बायस होगा मीटर जंक्शन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई वीबी, और यहाँ हमको रिवर्स बायस करना है, सो नेगेटिव पॉजिटिव वीपीसी। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने देखा एमीटर करंट होगा आई, बेस करंट आई बी, यहाँ कलेक्टर करंट आई सी। ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं? बेसिकली हम लोग करंट कंपोनेंट की स्टडी कर रहे हैं कि बीजेटी में कितने टाइप के करंट कंपोनेंट्स हैं इनसाइड बीजेटी। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड है तुम्हारा, मींस जेई जंक्शन फॉरवर्ड है, दिस इज जेई जंक्शन, एमीटर जंक्शन, दिस इज कलेक्टर जंक्शन जेसी। ठीक है, तो क्योंकि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है तो पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस में जिस तरीके से करंट फ्लो होती है, एक मिनट रुकना है ना। हाँ, तो एमीटर जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से फॉरवर्ड मूवमेंट होगा कैरियर का, जैसे हमने पी एन डायोड में स्टडी की हुई है। ठीक है, तो ये होल डिफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने होल डिफ्यूजन को यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो होगा एन टू पी है, करंट की डायरेक्शन होगी पी टू एन। तो यहाँ दो टाइप के करंट होंगे हमारे पास। पहला वाला पार्ट होगा ड्यू टू होल डिफ्यूजन फ्रॉम पी टू एन, दैट इज आईपी। आईपी मतलब होल करंट पी इन एमीटर रीजन, और ये होगा इलेक्ट्रॉन करंट आई एन ई इन एमीटर रीजन। ठीक है, तो ये दोनों करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? ड्यू टू फॉरवर्ड मूवमेंट या डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स पी टू एन होल्स और एन टू पी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की डायरेक्शन जो है करंट की सेम होगी। ये आगे चला गया। होल्स जब आगे जाते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि होल्स जैसे ही एन रीजन में आएंगे, पी एन डायोड में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो एन रीजन में रिकॉम्बिनेशन होगा, तो कुछ कैरियर्स यहाँ रिकम्बाइन होंगे और करंट प्रोड्यूस होंगे उस रिकॉम्बिनेशन के कारण। तो ये पार्ट सपोज जो है रिकॉम्बिनेशन में चला गया, बचा हुआ पार्ट मतलब बचे हुए कैरियर्स आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जेसी जंक्शन उसी टाइम रिवर्स बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। तो क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायस है तो यहाँ पे जो भी कैरियर्स होंगे पी से आने वाले कैरियर्स मींस होल्स, ये होल्स यहाँ माइनॉरिटी होंगे। इवन इफ बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, बट एन रीजन में दीज होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, और जेसी जंक्शन रिवर्स बायस है, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे मींस पी से एन में एंटर हुए और एन से थोड़ा सा जैसे ही आगे जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट तो कम होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ कम है, बेस की लेंथ जो है, बेस की विड्थ कम है, और डिफ्यूजन के लिए लेंथ चाहिए होती है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है, बट बेस की विड्थ कम है, तो इंस्टेड ऑफ रिकम्बाइनिंग इन बेस वो आगे मूव करेंगे जहां एक और जंक्शन है जेसी, जो जिसकी स्टेट है रिवर्स बायस। तो क्योंकि कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस है तो होगा क्या, कलेक्टर जंक्शन क्योंकि रिवर्स बायस है तो यहाँ जितने भी माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो ड्रिफ्ट कर जाएंगे। हमने जो रिवर्स बायस स्टडी की है, तो यहाँ पैरेलली दोनों जंक्शन की मैं स्टडी, मतलब दोनों जंक्शन को हम देख रहे हैं, एक की स्टेट फॉरवर्ड बायस है, एक की रिवर्स बायस है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर्स का मूवमेंट पी से
मीन्स एमीटर से कलेक्टर के बीच में जो हो रहा है, ये सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक बार बताओ जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे सारे कैरियर्स जैसे ही ड्रिफ्ट करते हैं वो कलेक्टर में चले जाएंगे, और कलेक्टर क्योंकि यहाँ पे वो मेजॉरिटी कैरियर बन चुके हैं, तो वो कलेक्टर में एंटर करने के बाद जितने नंबर ऑफ कैरियर्स यानी जितने नंबर ऑफ होल एंटर करेंगे कलेक्टर में, उतने नंबर ऑफ होल्स बाहर आने जरूरी हैं। तो एक्सटर्नली जो है वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, ऑल्टरनेटिवली भी कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मेटल वायर है, ये होल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग होल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो इस पार्ट को जो होल करेंट कलेक्टर में है, इसको मैं बोल रहा हूँ IPC, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अमाउंट जो ड्रॉप हुआ रिकॉम्बिनेशन के कारण, ये इसने कॉन्स्टिट्यूट किया बेस करंट फॉर्म करने के लिए। और अब यहाँ पे देखो, ये हमने फॉरवर्ड स्टेट कंप्लीटली स्टडी कर ली जेई जंक्शन की। अब हम जेसी पे आते हैं। जेसी जंक्शन क्योंकि रिवर्स बायस है, तो यहाँ डिफ्यूजन की बात तो नहीं होगी, यहाँ ड्रिफ्ट की बात होगी, और ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी कैरियर्स का। तो पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कलेक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बेस में होल्स होंगे, इनका ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। एक मिनट में चलो, हाँ। तो बेस के होल्स, क्योंकि बेस एन टाइप से बना हुआ है इस सेट में, ठीक है। पीएनपी में, एनपीएन में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। एनपीएन में हम लोग उस तरीके से स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। यहाँ बेस से जो होल्स हैं और कलेक्टर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये ड्रिफ्ट करेंगे, क्योंकि जेसी की स्टेट रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्टिंग या माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट होता है पीएन जंक्शन में, तो वो देखते हैं हम लोग। अब देखो, कलेक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है उनका ड्रिफ्ट होगा P2N, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? N2P। N2P। और बेस के जो होल्स हैं उनका ड्रिफ्ट कहाँ होगा? N2P। तो करंट की डायरेक्शन N2P होगी। N2P। या रिवर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि N2P जो है ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब ये को ध्यान से जरा, यहाँ पे इस पार्ट को मैंने कल तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक्चुअली होते दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये कभी कभी दिया भी होता है कुछ बुक में, और कभी कभी जरूरत नहीं भी होती, इनको कंबाइन करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्यों समझो, ड्रिफ्टिंग दो कैरियर की हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी टाइप का है कलेक्टर, और बेस के होल्स, ठीक है। तो दोनों ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और दोनों की ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी उससे करंट N2P फ्लो हो रहा है। क्योंकि ऊपर जो मैंने ये वाला पार्ट लिया हुआ है, जो एमीटर से होल्स आ रहे थे, एमीटर से होल्स का मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो इन होल्स में भी ड्रिफ्टिंग हो रही है, बट ये होल्स कौन से हैं? ये बेस के इनहेरेंट होल नहीं है। ये होल किधर से आ रहे हैं? एमीटर से, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, डेंसिटी वाइज या कंसंट्रेशन वाइज कौन से कैरियर ज्यादा होंगे? होल्स। होल्स तो ज्यादा होंगे। नहीं, समझ नहीं रहा। होल्स दो टाइप के हैं, अभी मैं दोनों होल्स की ही बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कर रहा। सर होल्स जो एमीटर से आ रहे हैं, जो एमीटर से आ रहे हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ होल्स होंगे एज कंपेयर टू बेस प्रेजेंट इन सॉरी होल्स प्रेजेंट इन बेस एन टाइप में। क्लियर है? यस सर। तो जब मैं मूवमेंट की बात ऊपर होल्स की कर चुका हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस पार्ट को अलग से, जैसे यहाँ पे दो पार्ट होंगे जो तुम्हारा लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, ये एक्चुअली होल से भी बना हुआ है, INCO और IPCO। देखो नॉमेनक्लेचर कैसे मैंने ये सब लिखा हुआ, INE, IPE, ये ध्यान से समझोगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी।
PE मतलब होल करंट इन एमीटर, NE मतलब इलेक्ट्रॉन करंट इन एमीटर, ठीक है, PC होल करंट इन कलेक्टर, और यहाँ O नहीं लगा हुआ मतलब ये सब जो है आपके मेन करंट है, ठीक है, क्योंकि ये P रीजन में आ चुका है तो ये लीकेज करंट नहीं है, ये P रीजन में होल Yes, sir. ठीक है, अब एक मिनट, ठीक है, ये अभी तो डेटा चला गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना, एक मिनट, काम करते हैं ना ये PNP मीटर बेस कलेक्टर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, EB, ABC, ठीक है, यहाँ दो करंट होंगे, IP, INE, सम पार्ट ऑफ IP ड्रॉप होगा, ठीक है, और यहाँ IPC, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज लीकेज करंट, और लीकेज करंट को हम स्पेसिफाई नहीं करते, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग इट कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंट्रीब्यूशन है तो जनरल ICO लिखते हैं, क्लियर है। तो ये लीकेज करंट क्यों है, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर का जो रिवर्स बायस जंक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, और इसको हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये एमीटर से जो होल्स आ रहे हैं उनके मूवमेंट के कारण है, तो सिग्निफिकेंटली ये जो है बहुत हाई होगा, मीन्स सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ये स्मॉल होगा, क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये इनहेरेंट कैरियर के कारण है, और ड्रिफ्टिंग जो है माइनॉरिटीज की होती है, माइनॉरिटी कैरियर कम होते हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इन साइड में होल्स कम हैं जो इनहेरेंट है, ये इनकमिंग होल्स हैं, इसलिए ये ज़्यादा है, और ज़्यादा एक और रीजन क्या है ज़्यादा होने का, IPC, अच्छा ये बताओ मुझे, IPC जो है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, IPC कितना ज़्यादा है या कितना कम है किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग, किस पे, सर डोपिंग, ये जो बेस का विड्थ हाँ, है वो कम होगा तो हमको IPC जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा मिल रहा है। गुड, ठीक है, कम्प्लीटली बेस डिपेंडेंट है कि बेस डोपिंग, पे आपके कितने कैरियर रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो उसको ऑल्टरनेटिवली आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होती है, IPC होल करंट इन कलेक्टर रीजन, और ये आता है एमीटर से जब बेस में रिकॉम्बिनेशन होंगे तो कितने परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन हो चुके हैं इनकमिंग कैरियर्स के, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो पूरा का पूरा कलेक्टर में चला जाएगा। और बेस में रिकॉम्बिनेशन जो है दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक डोपिंग लेवल और दूसरा बताओ,
विड्थ विड्थ जेई जंक्शन, जेसी जंक्शन, रिवर्स और ये फॉरवर्ड। तो कंप्लीटली अगर तुम डोपिंग बढ़ाओगे, अब मुझे बताओ कि अगर तुम डोपिंग बढ़ा देते हो तो बेस में रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा या कम होगा? अगर आप बेस की डोपिंग हाई कर दो तो बेस में रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा क्यों? सर, क्योंकि डोपिंग से इनवर्सली विड्थ हो जाएगी ना। देखो ये है पी जंक्शन, यहाँ सर से dop- इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सॉरी होल्स जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। मैं बोलता हूँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब डोपिंग ज्यादा है, ज्यादा है। तो अगर बेस की डोपिंग ज्यादा कर दोगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट बेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। हाँ बढ़ जाएगा। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट कि अगर बेस की डोपिंग बढ़ाते हैं तो बेस में रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और डोपिंग के साथ साथ दूसरी चीज विड्थ। अब विड्थ बताओ, अगर विड्थ आप बढ़ा देते हो तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा उससे भी। बढ़ेगा। ठीक है, दो केसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक तीसरा जंक्शन है, तीसरा सेमीकंडक्टर और दूसरा जंक्शन, दो जंक्शन है। तो अगर आप बेस की विड्थ दो केसेस में स्टडी करोगे, ठीक है, ये पी पी एन, तो यहाँ बेस की विड्थ ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्यूजन लेंथ है, ज्यादा कैरियर से एनकाउंटर होगा ये। ठीक है, तो जो होल्स आ रहे हैं वो ज्यादा कैरियर से एनकाउंटर करेंगे, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे सेम लेंथ कम है तो चांसेस हैं कि जो अपकमिंग होल्स हैं वो यहाँ रिकम्बाइन ना करें और वो सीधे पी साइड आ जाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे बेस विड्थ बढ़ाओगे तो ये दोनों, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा बेस विड्थ और डोपिंग सबसे नीचे लेवल पर रखी जाती है। क्यों? रिकॉम्बिनेशन अगर बढ़ गया तो बेस करंट बढ़ेगी और आउटपुट करंट, जो कलेक्टर करंट है, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो डायरेक्शन मैंने जो करंट की है वो इंटरनल करंट से डिसाइड की है। यहाँ पे होल का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है P2N करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए एमीटर करंट एंटरिंग। ठीक है, यहाँ ये दोनों मिलके लीविंग करंट, तो यहाँ IC, और इतना पार्ट रिकॉम्बिनेशन के बाद नीचे आता है तो दिस इज बेस करंट। ठीक है, तो ये करंट कंपोनेंट जो मैंने बनाए हुए हैं ये सभी लोगों को क्लियर है इतना? यस सर। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ। कोई भी डाउट किसी को? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है? पैरेलली बता सकते हैं उसी पॉइंट पे जब भी डाउट हो। नहीं बोलोगे तो फिर आगे कभी क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ कैरियर। ये तो हमने इंटरनल स्टडी कर ली, अब हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं। एक्सटर्नली करंट, जो ये इंटरनल करंट्स थी, बट ये एमीटर करंट, ये बेस करंट, ये कलेक्टर करंट, ये सब कैसे फॉर्म हो रहे हैं? हाँ एक डाउट है, हाँ हाँ स्टार्ट किए थे बेस से हम लोग, मतलब बेस से हाँ स्टार्ट किए थे एमीटर की साइड पूरी स्टडी, हाँ लेकिन जो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस है ये तो साथ में हो रहा है। हाँ। तो सर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बेस के बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ यस सर, बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डिफ्यूजन के लिए हाँ इस साइड एमीटर के साइड मूव करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और डिफ्यूजन सर ड्रिफ्ट, मेजॉरिटी का फॉरवर्ड जंक्शन में होगा और माइनॉरिटी का ड्रिफ्ट जो है रिवर्स जंक्शन में होगा। तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन बेस के पी साइड में आएंगे एमीटर के तरफ, ना कि कलेक्टर की साइड। ओके सर। है ना? ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जितने कैरियर हमारे यहाँ पे लॉस हो रहे हैं एमीटर में, बेस में, कलेक्टर में, उतने ही कैरियर आपको सप्लाई करने होंगे थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे कि एमीटर के होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, बेस के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, तो एट T टेंड्स टू इनफिनाइट
यहाँ डिप्लीशन हो जाएगा कैरियर का। अब कैरियर ही नहीं बचेंगे तो मूवमेंट क्या, करंट कांस्टेंट नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। बट एक्सटर्नल सप्लाई हमने लगा के रखी हुई है तो ये इंजेक्ट करेंगे कैरियर्स। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ होल की डिफिशियंसी दो रीजन्स में हो रही है, एक ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, यानी ड्यू टू फॉरवर्ड मूवमेंट। एमीटर में जो होल्स हैं दो तरीके से कम हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण और दूसरा बताओ दूसरा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के कारण। तो ये दो तरीके से इंजेक्शन होगा। पहला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होगा, मतलब होल्स का इंजेक्शन। तो होल्स का इंजेक्शन कैसे बता सकते हैं, होल्स तो इंजेक्ट होंगे नहीं, होल्स रिमूवल ऑफ इंजेक्ट की जगह इलेक्ट्रॉन्स। हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये निकाल लिए पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के कारण, ये दोनों यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के डिप्लीशन हो रहे हैं कैरियर के। पहला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना होगा। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल वायर मेटल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। सेकेंड, इनकमिंग होल्स रिकम्बाइन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट ये छोटा होगा रिकॉम्बिनेशन का, इसलिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे उतने ही जितने रिकम्बाइन हो रहे हैं। और कुछ भी होगा क्या, ये तो इस जंक्शन के कारण हो गया। अब बेस में दो जंक्शन है, तो बेस का पहले जंक्शन का इफेक्ट मैंने यहाँ कर दिया, सेकंड जंक्शन का इफेक्ट कुछ है क्या? सर वो सर बीच से भी सप्लाई होगी। हाँ, इसमें देखो क्या होगा कि जो पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेस में, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने होंगे या कम देने पड़ेंगे। हाँ, दोनों ऑल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। प्रोवाइड इनका जो एल्जेब्रिक सम है उतने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इतने रिमूव करने हैं, तो यहाँ कंप्लीट हो चुका। होल्स की बात क्यों नहीं कर रहा मैं अलग से यहाँ पे, क्योंकि होल्स हमने यहाँ एनकाउंटर कर लिया पहले वाले पार्ट में। अब आते हैं यहाँ कलेक्टर जंक्शन में। कलेक्टर में जितने एक्सेस कैरियर आ रहे हैं, एक्सेस मतलब ये होल्स, इतने होल्स बाहर निकलने चाहिए। तो होल्स बाहर निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना, ठीक है। सेकेंड, और कुछ भी होगा? यस सर, ये ड्रिफ्टिंग रिकॉम्बिनेशन यहाँ ड्रिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग किसकी हो रही है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से, तो ये दोनों जो नेट इलेक्ट्रॉन का सम है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है आउटवर्ड, तो करंट होगी इनवर्ड। यहाँ नेट जो अमाउंट होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो इनवर्ड है, इसलिए करंट आउटवर्ड। यहाँ नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो इनवर्ड है, इसलिए करंट आउटवर्ड होगी। ये सभी को क्लियर है? यस सर। एमीटर बेस वाला बता दीजिए। एमीटर बेस वाला यहाँ यस सर, एक बार वो explain देखो, मैं तुम लोगों को पार्ट ही बता देता हूँ कौन सा पार्ट किसके बराबर है, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आपके क्या कहते हैं होल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, ये होल का मूवमेंट हो रहा है। सपोज यहाँ 100 होल मूव कर रहे हैं, और 100 में से सपोज 10 यहाँ रिकॉम्बाइन कर जा रहे हैं, 90 दूसरे रीजन में आ गए, ठीक है। तो ये 100 होल जितने आपके मूव कर गए, उतने 100 आपको यहाँ से निकालने होंगे। क्लियर है? सेकंड देखो क्या है, यहाँ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो सपोज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की नंबर है, यहाँ से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन, सपोज ये 60 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 60 इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा तो 60 होल्स लॉस होंगे, तो यहाँ पे आपको 60 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे ताकि होल क्रिएट हो जाए 60, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जांपल है, ये मतलब कहीं प्रैक्टिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ पे कितने लॉस हो रहे हैं। यहाँ पे आने वाले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, सॉरी 10 होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपको इंजेक्ट करने होंगे। तो ये सपोज 10 इलेक्ट्रॉन मैंने इंजेक्ट कर दिए। यहाँ से 60 इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, तो 60 आपको यहाँ इंजेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ 90 होल्स आ चुके हैं, तो ये 90 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, ठीक है, ताकि होल्स इजेक्ट हो जाएं, होल्स बाहर लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये 90 होगा।
अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं इस साइड में, माइनॉरिटी कैरियर का जितना मूवमेंट हो रहा है, सपोज 5 माइनॉरिटी कैरियर मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और हाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 5 आपको यहाँ पे इंजेक्ट करने होंगे, और क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट जो है रिकॉम्बिनेशन होगा इन 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ आने के बाद, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से बाहर निकालने हैं। रिमूव। क्लियर है? तो देखो अमाउंट कैसे इक्वल है, ये 60 इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला 5 इसके बराबर है, और ये जो 100 है, ये जो 100 है ये 90 प्लस 10 के बराबर है। क्लियर है? यस सर। तो एंटरिंग लीविंग बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे उतने ही एंटर करेंगे, तो आपकी करंट कांस्टेंट होगी इक्विलिब्रियम में। क्लियर है ये कंसेप्ट सभी को? बीजेटी का करंट कंपोनेंट, कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब कुछ फैक्टर मैं बताऊंगा, कोई भी डाउट है किसी को? चलो ठीक है, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्टर एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं हम गामा स्टार से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सब ध्यान से देखना, ठीक है। एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, एमीटर जैसे नाम से क्लियर है, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या बताता है कि आउट ऑफ टोटल एमीटर करंट कितने इंजेक्ट हो, कितने कैरियर्स जो हैं वो इंजेक्ट कर रहे हो आप एमीटर से बेस में। यहाँ पे देखो जरा डायग्राम में तो समझ में आएगा। टोटल करंट हमारे पास IE है, ठीक है, टोटल करंट हमारे पास IE है, तो हम ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ टोटल इंजेक्टेड कैरियर्स, इतने कैरियर टोटल इंजेक्ट हो रहे हैं, देखो इनका मैंने सम कर दिया दोनों का, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो लीविंग इलेक्ट्रॉन है या दोनों जो होल्स इंजेक्ट कर रहे हैं हम, इसको मैं IE बोल रहा हूँ, ठीक है, नेट करंट। तो ये IE बताता है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड कैरियर। इंजेक्टेड कैरियर कौन से हैं? यहाँ होल्स हैं। तो आउट ऑफ टोटल इंजेक्टेड कैरियर कितने कैरियर बेस तक पहुंचते हैं एमीटर से बेस में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि आगे वही जाने वाले हैं सिग्निफिकेंटली कलेक्टर तक, ठीक है। तो ये दो चीजों का रेशियो होता है, ये रेशियो है IP टू IE, ठीक है। एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी बताता है कि आउट ऑफ टोटल इंजेक्टेड कैरियर कितने कैरियर बेस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कैरियर IE थे, टोटल इंजेक्टेड कैरियर IE थे, बट उसमें से सिर्फ IPE ही बेस तक पहुंचेंगे। सभी को क्लियर है ये पहला? यस सर। सेकेंड इज बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, ठीक है, बीटा स्टार। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर क्या बताता है? बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बताता है कि बेस कितने कैरियर का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है बेस टू कलेक्टर, ठीक है। तो बेस में टोटल कैरियर कितने आते हैं? IP, ठीक है। तो आउट ऑफ IP कितने कैरियर कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं? कितने पहुंच रहे हैं? IPC। तो किसका रेशियो होगा ये? बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर किसका रेशियो होगा बताओ? डेफिनेशन में फिर से बता रहा हूँ, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर ये अपॉन IPC अपॉन IP जितना फिर से सुनो, IB। हाँ फिर से सुनो, बाकी सब लोग सुनो। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर ये बताता है कि आउट ऑफ टोटल इंजेक्टेड कैरियर इन बेस कितने ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं कलेक्टर में। तो टोटल इंजेक्टेड कैरियर बेस में कितने हैं? IPE, उसमें से कितने ट्रांसपोर्ट कर गए? IPC। तो ये रेशियो होगा, किन दो वैल्यूज का रेशियो होगा ये? IPC अपॉन IB। IPC अपॉन IPE, ठीक है। थर्ड फैक्टर कॉमन
या इसको कॉमन मत लिखो, इसको कलेक्टर करंट गेन लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट नहीं लिखते। कलेक्टर करंट गेन, ठीक है, अल्फा स्टार या अल्फा दोनों से डिनोट कर सकते हैं, इसको अल्फा से मैं डिनोट कर रहा हूँ। कलेक्टर करंट गेन, ठीक है, कलेक्टर करंट गेन ये बताता है कि टोटल इंजेक्टेड कैरियर जो इनपुट के थे, ठीक है, जो आपने इनपुट में टोटल कैरियर इंजेक्ट किए हैं उसमें से कितने सिग्निफिकेंटली कलेक्टर तक पहुंच गए। तो टोटल इंजेक्टेड कैरियर कितने थे इनपुट में, आई, और उसमें से कितने पहुंच गए, आईपीसी। आईपीसी, तो ये रेशियो होगा आईपीसी टू आई। सभी को क्लियर है ये? यस सर। अब मुझे Yes, ये sir. बताओ, अब मुझे यहाँ पे साइड में एक चीज मैं तुमको यहाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ। आईसी की वैल्यू किसके बराबर है, कलेक्टर करंट। ये फिर से देखो पेज जरा, यहाँ पे देखो कलेक्टर करंट, ये है कलेक्टर करंट, ये किन दो करंट का सम है, आईपीसी और आईसी नॉट। आईसी नॉट, ठीक है, आईपीसी और आईसी नॉट। तो आईसी कैन बी रिटन एज आईपीसी प्लस आईसी नॉट। तो यहाँ से रिप्लेस करो आईपीसी को, तो वैल्यू लिख सकते हैं हम आईसी माइनस आईसी नॉट डिवाइड बाय आई। तो यहाँ से कलेक्टर करंट की वैल्यू आती है अल्फा टाइम्स ऑफ आई प्लस आईसी नॉट, और कभी कभी इस आईसी नॉट को ये भी लिखा जाता है अल्फा टाइम्स आई प्लस आईसीबी नॉट। आईसीबी नॉट क्यों, कॉमन बेस, कॉमन बेस अभी जो मैंने स्टडी की है कॉमन बेस के केस में, इसलिए इसको कॉमन बेस लीकेज करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है। करंट। हाँ, सैचुरेशन नहीं, सैचुरेशन नहीं, लीकेज, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं, हाँ रिवर्स सैचुरेशन, ठीक है, या लीकेज करंट। ये क्लियर है सभी को, कंसेप्ट क्लियर है? सर कॉमन बेस क्यों कह रहे हैं, एक बार और बता दीजिए। हाँ बेटा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने स्टडी की है, इसमें इनपुट और आउटपुट, जैसे अगर मैं बात करूँ तो सपोज ये इनपुट साइड है, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट अभी नहीं भी लोगे तो हमने सप्लाई जो कनेक्ट किया हुआ है, एक बार हमने ईबी कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमीटर बेस के बीच में एक सप्लाई दी है और दूसरी कलेक्टर बेस के बीच में दिया है, एमीटर बेस के बीच में एक और एक कलेक्टर बेस के बीच में। तो बेस इज कॉमन, बेस कॉमन है दोनों में। यस सर। तो ये कॉमन बेस है, जो कॉमन है दैट इज कॉमन। तो इसलिए कॉमन बेस के केस की स्टडी हुई है तो मैंने इसको सीओ की जगह सीबीओ लिख दिया, ठीक है। ओके सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप है, कैसे आगे भी हम लोग देखेंगे, एक जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, पर मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ तुम लोगों को। ये जो करंट है, ये करंट का नाम क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट, ठीक है। तो लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट पीएन जंक्शन में जो मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, वो किस पे डिपेंड करता है, वहां भी मैंने तुम लोगों से पूछा था। अब बताओ जरा, रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट पीएन जंक्शन का किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे, पोटेंशियल पे, इनपुट वोल्टेज पे, या और कोई फैक्टर है? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज पे, और बाकी लोग किसी को भी याद है? अच्छा एक बात बताओ, रिवर्स करंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रिवर्स करंट जैसे पीएन जंक्शन में तुम लोगों को मैंने एनर्जी बैंड के फॉर्म में समझाया था इस तरीके से कि ये जो रिवर्स कैरियर होते हैं पी साइड में, जैसे ये पीएन था तो पी के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे स्लाइड कर जाते हैं, तो जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये स्लाइड और स्लोप और ज्यादा बढ़ता है, तो स्लोप कम हो या ज्यादा ये स्लाइड तो होना ही है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट होंगे क्या ये? नो सर, नो सर। वहां पे भी मैंने तुम लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते, थोड़ा सा अमाउंट अगर रिवर्स वोल्टेज हुआ तो ये ड्रिफ्टिंग होने लगती है, जैसे ये जंक्शन के पास आते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत थ्योरी है कि रिवर्स करंट, लीकेज करंट, सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैरियर कितने हैं यहाँ पे,
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी Density माइनॉरिटी of कैरियर कितने हैं, और minority माइनॉरिटी carriers. कैरियर का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? माइनॉरिटी कैरियर कैसे बढ़ा Doping. सकते हैं? डोपिंग में डोपिंग तो एक बार जो स्टार्टिंग में आपने फिक्स कर ली, एक बार आपने सेमीकंडक्टर बना लिया, चलो ये इतने डोपिंग में आ चुके हैं। अब मीनवाइल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग जो आपका क्या कहते हैं, जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन के टाइम पे आप डोपिंग बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। डोपिंग एक बार होती है जब मटेरियल डिसाइड होता है, जब आपने डायोड फॉर्म किया है, तो ड्यूरिंग प्रोसेस डोपिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अब कौन सा पैरामीटर है जो कंसंट्रेशन चेंज कर सकता है, यानी नंबर ऑफ कैरियर्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, किस किस पैरामीटर के कारण? Sir, टेम्परेचर covalent bond. टेम्परेचर बॉन्ड, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो टेम्परेचर के कारण होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे कोवेलेंट Thermal बॉन्ड excitation. ब्रेक होंगे, ठीक है। ये सब भूल जाओगे तो तुमको फिर कभी भी कुछ लिंक नहीं होगा, पूरा डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने बोला कि बार बार पढ़ो। ईडीसी की कंसेप्ट बहुत छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं पर वो आगे यूज होने वाले हैं। तो पीएन जंक्शन में जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं वो टेम्परेचर, तो रिवर्स करंट, लीकेज करंट हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वहां भी हमने पढ़ा हुआ था। और टेम्परेचर डबल, तुमको रिलेशन भी तो बताया मैंने, I0 इक्वल टू 2 पावर I02 इक्वल टू 2 पावर T2 माइनस, ये न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था अभी तुम लोगों को मैंने मिड सेम में। Every 10 degree Into, Celsius. हाँ, हर 10 डिग्री सेल्सियस राइस में ये डबल हो जाता है इंटू I01, ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो IC0 बढ़ेगा, और IC0 बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पीएन जंक्शन बीजेटी की बात करें तो यहाँ अब तुम लगा दो इस पूरे ब्लॉक को एक नोड कंसीडर कर लो, अगर नोड, ठीक है। तो यहाँ पे KCL लगाने से वैल्यू क्या मिलेगी, I इज इक्वल टू IB प्लस IC plus IB. IC, ठीक है। या टोटल एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल लिविंग, यही होगा। एंटर करंट I और लिविंग करंट IB और IC, तो ये हमेशा वैलिड होता है ये रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे ही IC बढ़ाओगे तो यूजिंग दैट इक्वेशन I इक्वल टू IB प्लस IC, क्योंकि IC बढ़ रहा है तो IE भी बढ़ेगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स करंट बढ़ा, रिवर्स करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट जो है तुम्हारा, ठीक है, कलेक्टर करंट ICO का सम है, ठीक है। और इसलिए एमीटर करंट, और एमीटर करंट जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, फिर से ये फीडबैक प्रोसेस जाएगी, ये फीडबैक होगा। क्यों, कैसे फीडबैक होगा, जो तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन है वहां का टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से करंट बढ़ेगी, फिर से कलेक्टर करंट, फिर से एमीटर करंट, और ये प्रोसेस जो है साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बीजेटी में ये प्रोसेस होती है, ये आगे मैं और जो है अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ब्रेकडाउन जो है ये बीजेटी का पावर डिसिपेशन जो है उस पर डिपेंड करता है कलेक्टर जंक्शन के, इसलिए बीजेटी को जो हम यूज नहीं करते। बीजेटी मतलब कुछ एप्लीकेशंस में इसलिए भी यूज नहीं हो पाता क्योंकि टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है और उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन का, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने जो है तुम लोगों को करंट कॉम्पोनेंट ऑफ बीजेटी पढ़ा दिया है। तो हमने सारे करंट देख लिए, ठीक है। कुछ और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, IE की वैल्यू लिख सकते हैं। IE की वैल्यू क्या होगी, IPC सॉरी IPE प्लस IN Plus ठीक है। INE. IC की वैल्यू IPC प्लस IC नॉट, और IB की वैल्यू IPE, बोलो जरा क्या होगा ये, बताओ। Minus IPC. बस देखो IPE प्लस INE माइनस IPC माइनस IC नॉट, ये होगा ना। देखो ये एंटर, ये एंटर, ये दोनों बेस में गए, ठीक है। और बेस से ये वाला पार्ट निकल गया और ये वाला पार्ट निकल गया, तो बचा हुआ पार्ट टोटल ये बेस करंट है। तो Okay, sir. टोटल एंटरिंग और टोटल लीविंग, इनका सम हो जाएगा किसके बराबर, बेस करंट के बराबर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, फिर से लिखता हूँ मैं आगे वाले पेज में।
IB की वैल्यू होगी IPE प्लस INE माइनस IPC माइनस IC नॉट, यही होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो INE प्लस IPE माइनस IPC माइनस IC नॉट। ये वाला पार्ट क्या है, बेस करंट का ये वाला पार्ट क्या है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, जो डिफ्यूज होके आ रहे हैं और माइनस जो कलेक्टर में चले गए, मतलब रिकॉम्बिनेशन, इतने कैरियर रिकॉम्बाइन हो रहे होंगे ना। यस सर। ठीक है, और ये लीकेज को माइनस कर दिया। क्लियर है सभी को? करंट कंपोनेंट कंप्लीट। अगली वाली क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो वहां हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, वो जो ICBO था उसको बता दीजिए एक बार और। ICBO क्या डाउट है ये बताओ स्पेसिफिक, मतलब वो जो लास्ट में आपने टेम्परेचर इंक्रीजिंग के बाद, ये दूसरी स्लाइड सर, ये वाली अच्छा, नहीं। ये वाली। हाँ देखो, यस सर, ये जो टेम्परेचर नीचे अगर वाली। बढ़ाते हो तो ICO बढ़ेगा। यस सर। क्लियर है? और इसलिए IC भी बढ़ बढ़ेगा। जाएगी। क्यों? क्योंकि IC के रिलेशनशिप ये लिखा हुआ है, IC डिपेंड करता है IC नॉट पे। यस सर। तो IC इंक्रीज हो गया, और IC इंक्रीज होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इस इक्वेशन से IE भी इंक्रीज होगा। सर अगर हम देखें ये वाली इक्वेशन से IC इक्वल टू अल्फा IE से, तो इससे तो IE कम दिख रहा है। क्यों अल्फा IE से कम क्यों दिख रहा है? सर क्योंकि IC भी बढ़ रहा है और IC नॉट भी बढ़ रहा है, तो जब नहीं, माइनस तो मैंने करेंगे। नहीं, आप जो वो इक्वेशन, जो इस इक्वेशन में आप बोल रहे हैं ना, वो ऐसा होगा कि अगर मैं बोलूं IC कांस्टेंट है, IC नॉट बढ़ रहा है, तो IE डिक्रीज करना चाहिए, तभी IC कांस्टेंट होगी। पर यहाँ ऐसा थोड़ी है रिलेशनशिप कि IC मस्ट बी कांस्टेंट। अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज कर रहे हो और ये बोल रहा है कि ICO बढ़ रहा है तो IE घटना चाहिए, कब? जब IC कांस्टेंट होगा, यस सर। तभी होगा ना ये इसको बैलेंस करने के लिए IE मस्ट रिड्यूस। ठीक है, ये डिक्रीज करना चाहिए, बस ऐसा नहीं Yes, होगा। sir. क्यों? क्योंकि कलेक्टर की डिपेंडेंसी ही नहीं है, कलेक्टर कांस्टेंट होगा ही नहीं, कलेक्टर तो इंक्रीज कर जाएगा कलेक्टर करेंट। ठीक है, जैसे ही IC नॉट सूट किया, IC सूट करेगा, IE सूट करेगा। और क्योंकि करंट सूट हो रहे हैं, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हीट, तुम लोगों ने पढ़ा ना IR लॉसेस। ठीक है, तो जंक्शन में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी टेम्परेचर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे हो गई कि एक साइड से टेम्परेचर ने करंट को इंक्रीज कराया और करंट ने वापस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और थोड़ी देर के बाद ये जो है तुम्हारा वहां पे टेम्परेचर इतना हाई होगा कि जो तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन, जो हमने PN जंक्शन में पढ़ा हुआ है। क्लियर? ये वाला पार्ट अभी मत देखो, चलो ठीक है, इसको मैं अलग से इसके पढ़ाऊंगा। साथ सिंक यूज करते हैं क्या? हाँ, इसलिए तुम लोगों ने जो अभी देखा होगा, जो ये तो खैर क्या कहते हैं BJT अभी यूज नहीं करते, स्टिल मैं तुमको बता रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसमें हीट सिंक यूज किए जाते हैं। हीट सिंक इसलिए यूज किए जाते हैं कि जब आपका थर्मल टेम्परेचर मतलब अगर बढ़ रहा है तो कूलिंग पैड्स, ठीक है, अभी देखो मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी है, ये कूलिंग के लिए लिक्विड कूलिंग यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रोसेस साइक्लिक होती है। खैर हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी है, BJT हम इसलिए यूज नहीं करते, इसकी जगह हम फैट यूज करते हैं, FET। वहां पे टेम्परेचर के साथ साथ करंट इंक्रीज नहीं होती। सर इसके बाद वाली स्लाइड दिखाइए ना तुम्हें। हाँ, ये बेस करंट को मैंने डिवाइड किया कि बेस करंट कैसे फॉर्म हो रहा है। बेस करंट टोटल एंटरिंग करंट एमीटर से, और ये लीविंग कलेक्टर में जो चला गया है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। और इन दोनों पार्ट को एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि IPE माइनस IPC, ये जो करंट है ये रिकॉम्बिनेशन के कारण है, इतने नंबर ऑफ कैरियर रिकम्बाइन हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज लीकेज करंट, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन है। यस सर। ठीक है, अगली वाली क्लास में कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन सर कलेक्टर स्टार्ट करेंगे। इफिशियंसी में into 100 नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी में into 100, नहीं, ये फैक्टर है। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं फैक्टर, मतलब कि
पॉइंट में निकलेंगे। अभी आपने Okay, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो अल्फा की वैल्यू की अगर बात करो, जैसे अल्फा है, ठीक है, कलेक्टर एफिशिएंसी, अल्फा की वैल्यू है IPC डिवाइड बाय IE, ठीक है। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि IC नॉट तो ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल है, क्यों, लीकेज करंट है। तो IC का टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं, IC, ये IC जो है टोटल, ये तो बहुत कम होगा, IC ऑलमोस्ट इसके बराबर है, ठीक है। तो कुछ पार्ट, सपोज आपके एमीटर से 100% कैरियर इंजेक्ट हुए एमीटर से IE करंट, यहाँ पे बेस में कुछ 5% रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो बचा कितना, 95%। तो अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी इस रिकॉम्बिनेशन फैक्टर में। आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, इसमें मत जाओ, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये आगे हमको देखना, अभी मैंने तुम लोगों को ये पूरी वैल्यूज बताई ही नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में बताऊंगा मैं तुमको। क्लियर? yes sir. अगली वाली क्लास में देखते हैं फिर। सर Okay sir. हाँ बताओ सर वो बताओ। मिड सेम के कुछ क्वेश्चन मिड सेम का एक, हाँ सुनो, मिड सेम का एक दिन मैं जो है डिस्कस करूंगा पूरा पेपर ही, ठीक है। अभी रुक जाओ क्योंकि सिलेबस अभी बहुत पीछे है, तो सैटरडे को मैं भी जो है डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर ही डिस्कस करना होगा। बहुत सारी गलतियां की तुम लोगों ने, पेपर सिंपल था, सैटरडे को करेंगे डिस्कस, ठीक है।